इसके स्टडी पॉइंट से लेकर इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, भले ही छोटा है तो क्या हुआ, किंतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि बेसिक चीज़ है। आप ज्योग्राफी में भले ही पढ़ते हैं किंतु काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से लेंगे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके स्टडी पॉइंट से लेकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहता है। वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का पहला चैप्टर फिजिकल साइंस क्लास 10 का कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट। ठीक है, चिंताएँ जो होती हैं वायुमंडल को लेकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, वायुमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल की परत लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग उसके कारण हानि और उसका क्या बचने का उपाय है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ जो भी गैसेस हैं, पृथ्वी के चारों तरफ गैस का एक गोला है या गैस भरा पड़ा है। गैस उसके चारों तरफ से पृथ्वी के चारों तरफ से आवरण है, उस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल की परत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वायुमंडल की परत जो है, आप इस साइड में देखिए, वायुमंडल की जो परत है वहाँ पर उसको डिवाइड किया जाता है। बेसिकली आप उस किताबों में पढ़ेंगे तो 5 तरह का ही मिलेगा, किसी में 4 तरह का मिलेगा, किसी में 6 तरह का मिलेगा। तो बेहतर होगा आप एक्सोस्फीयर तक याद कीजिए और उसी एक्सोस्फीयर में मैग्नेटोस्फीयर को भी डाल सकते हैं या फिर अलग से भी याद करके रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर, ये 5 और या 6 तरह के वायुमंडल के परत हैं जिसको आपको समझ के रखना है। अब इन पर काफ़ी डिटेल्स में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको सही से नहीं समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में नहीं समझते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप मिस कर जाएंगे। एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा वायुमंडल के बारे में आप समझ चुके हैं कि वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैस का गोला या गैस का आवरण, गोला में बोलना उचित नहीं हुआ, गैस का आवरण जो है, लेयर्स है, उसी आवरण को बोला जाता है वायुमंडल। तो जो भी परत है इन सब में गैस ही होगा। क्लियर कट बात हो गई। अब आप जानते हैं जैसे हम लोग जिस मंडल पे रहते हैं वहाँ पर क्या हाल है, हम लोग ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं, सबसे नीचे वाला जहाँ पे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं। तो इन सब पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएंगे। डायग्राम भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से कवर करने जा रहे हैं। डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले देखिए नंबर 1 में ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और एक मैग्नेटोस्फीयर है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो ट्रोपोस्फीयर है वह धरती से लेकर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिस स्तर में वेदर चेंजेस होता है, क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनता है, बारिश होती है, बर्फ़ गिरते हैं और करीब करीब 75% जो एयर है पूरे वायुमंडल का वह इसी वायुमंडल में रहते हैं। तो यह वायुमंडल करीब करीब 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मतलब धरती से लेकर जीरो जहाँ से शुरू हो रहा है, निचली परत है वायुमंडल का, यहाँ से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ लेना है। और इस वायुमंडल में क्या है या इसके ऊपर में जो लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, किंतु जो सबसे नीचे हो गया ट्रोपोस्फीयर, उसका नीचे वाला लेयर को बाउंड्री लेयर बोलते हैं, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। और इसका जहाँ पे एंडिंग हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज बोलते हैं।
ठीक है, इस ट्रोपोपोज को याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रोपोस्फियर जो है वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है, और एयर प्रेशर जो है और जो टेम्परेचर है उसके बारे में भी आपको समझ लेना है। जो वायु दाब होता है वह इस मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं कम होते जाता है। टेम्परेचर भी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो क्या होगा, वह भी टेम्परेचर कोल्ड होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान घटता हुआ चला जाता है। तो इन चीज़ों को आपको याद करके रखना है, पॉइंट करके नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि ट्रोपोस्फियर के स्पेशल फीचर्स क्या है। इसके बाद में जब आप ट्रोपोस्फियर का ट्रोपोपॉज को पार करते हैं 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाई पर आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। इस स्ट्रेटोस्फियर का जस्ट निचला परत जो है, निचला हिस्सा जो है वह कहलाता है ओजोन लेयर या ओजोन परत, क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में ओजोन गैस पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, यहाँ पर हाई एनर्जी वाला अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन मंडल, जिसके कारण से यहाँ पे तापमान जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है गर्मी के समय में, है ना। गर्मी के समय में नॉर्थ पोल मान लीजिए, और विंटर के समय में कम हो जाता है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। इसी मंडल में आप देख लीजिए कमर्शियल जेट जो होता है वो उड़ा करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कहलाता है आर्कटिक ओजोन होल। यह क्या हुआ था, केमिकल्स, काफ़ी सारे केमिकल्स जैसे हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स हो गया, हेलोन्स हो गया, जिनका इस्तेमाल एक समय में रेफ्रिजरेटर में, स्प्रे कैंस में, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, इन सब पे इस्तेमाल किया जाता था। अग्निशामक यंत्र जिसको बोलते हैं, इन सब पे। तो इस कारण से क्या होता था, ये केमिकल्स वायुमंडल से होते हुए स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाते थे, और वहाँ पर उपस्थित ओजोन मंडल एक पार्ट है स्ट्रेटोस्फियर का, जिसको अलग करके भी बताया जाता है बहुत सारे किताबों में, किंतु आप स्ट्रेटोस्फियर का ही हिस्सा मान के चलिएगा और लिखिएगा कि स्ट्रेटोस्फियर का ही हिस्सा क्या है, ओजोन गैस जो पाई जाती है उसी में ओजोन मंडल ही है। तो वहाँ पर इन गैसेस के कारण से CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, फ्रेयंस बोलते हैं, हेलोन्स बोलते हैं, इनके कारण से अंटार्कटिक ओजोन होल तैयार हो गया था, जो अभी काफ़ी कम होते जा रहा है। 3 नंबर जो परत है उसका नाम है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो हो गया वह आपका 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मेसोस्फियर है। इसमें क्या होता है, जो उल्का पिंड होते हैं, मेट्रियोर्स होते हैं, जब आते हैं प्रवेश करते हैं इस मंडल में तो वो लोग जल उठते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर होता है करीब करीब मेसोपॉज के आसपास में, मतलब मेसोस्फियर का जो सबसे ऊपरी भाग है जहाँ से नेक्स्ट चौथी परत शुरू होती है मेसोपॉज, वहाँ पर आते ही आते टेम्परेचर करीब करीब -90 डिग्री पर आ जाता है। मतलब फ़ारेनहाइट में अगर बोलिएगा तो -130 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेसोस्फियर है वहाँ पर टेम्परेचर हाइट के अनुसार से क्या होता है, कमते चला जाता है, किंतु एयर प्रेशर जो है बॉटम में, मेसोस्फियर का जो बॉटम है उस लेयर का करीब करीब 1% कम होता है सी लेवल के हिसाब से। ठीक है, समुद्री सतह के हिसाब से 1% कम हो जाता है वहाँ पे जो दबाव होता है वायु का। इस चीज़ को भी आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट जो परत है चौथा नंबर, वो मेसोपॉज के बाद से शुरू होता है, और यह है थर्मोस्फियर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और इसी परत पे थर्मोस्फियर में ही क्या होता है, आप 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत होता है, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाइट के अनुसार से बढ़ता हुआ चला जाता है। कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज जो UV रेज है, हाई एनर्जी वाला एक्सरे हो गया, एक्सरे रेडिएशन जो सन से निकलता है, या कॉस्मिक हो गया, गामा रेज हो गया, सारे रेज यहाँ पर
टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और करने के कारण से टेम्परेचर जो होता है वो इस परत में काफ़ी बढ़ता है। इतना ही नहीं, इस रीजन में होता क्या है, जो आयंस हैं, सोलर का रेडिएशंस जो आपका एक्स रेज़ के रूप में हो या फिर कॉस्मिक रेज़ के रूप में हो या फिर गामा रेज़ के रूप में हो या यूवी रेज़ के रूप में हो रेडिएशंस, वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल्स और एटम्स में से टकराकर उसको बाहर निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो आयंस क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आयंस तैयार हो जाते हैं मॉलिक्यूल से और एटम से निकलकर, पूरा आयन मंडल में छा जाता है। मतलब थर्मोस्फीयर का ही एक परत है जो आयनोस्फीयर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सोलर रेडिएशंस के कारण से जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं पॉजिटिव आयंस के रूप में, और ये क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को, आयनोस्फीयर जो हो गया वो रिफ्लेक्ट्स कर देते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो वेव्स को। ठीक है, और इसीलिए आप देखते हैं रेडियो तरंगे जो होती हैं वो आयनोस्फीयर से, आयन मंडल या थर्मोस्फीयर से टकराकर वापस धरती पर फिर पहुंचती हैं। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है कि सोलर रेडिएशन ही इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल्स और एटम से बाहर निकालते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस तैयार हो जाते हैं विथ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यही आयंस जो है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस, इन्हीं के कारण से आयनोस्फीयर तैयार हो जाता है और रेडियो वेव्स को ये लोग वापस भेजने में मदद करते हैं। इसी परत में स्पेस शटल या स्पेसक्राफ्ट उड़ते हैं या फिर रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट घटना जो होती है थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर में, वह है ऑरोरा बोरियालिस या ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्या होता है, आयंस की उपस्थिति के कारण ही जो लाइट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और इस तरह की घटनाएं होती हैं नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में। नेक्स्ट परत जो है 5 नंबर, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, यह 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, पृथ्वी और उसके चारों तरफ एक आवरण बनाता हुआ डायग्राम देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का एक आवरण, वायुमंडल है या गैस का एक आवरण तैयार हो रहा है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। देखकर समझ पा रहे होंगे। तो एक्सोस्फीयर जो है वो 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और यह परत जो है यह मेनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से बना हुआ है। भले ही ये लोग स्पेस में निकल जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, और यह सबसे बाहरी परत भी माना जाता है अगर मैग्नेटोस्फीयर को छोड़ दिया जाए तो। कभी कभी मैग्नेटोस्फीयर को भी एक ही साथ इंक्लूड किया जाता है, किंतु मैं कहूँगा कि आप एक्सोस्फीयर को अलग रखिए और मैग्नेटोस्फीयर को अलग करके पढ़ लीजिए। तो इस लेयर में सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है। एक्सोस्फीयर में जो भी सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आप जानते हैं छोड़ा जाता है, सारे सैटेलाइट एक्सोस्फीयर में ही रहते हैं। ठीक है, तो यह भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट परत है। ठीक है, यहाँ पे सोलर विंड्स घूमते रहते हैं, या मेट्रोलॉजिकल घटनाएं जो होती हैं वह संभव कुछ होने के कारण से कुछ मेट्रोलॉजिकल घटनाएं भी संभव होती हैं। इन सब चीज़ को आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा। नेक्स्ट जो है मैग्नेटोस्फीयर। आप जानते हैं पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट के रूप में कार्य करता है, या क्या करता है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले को जमा करते रहता है बैंड के रूप में। करीब करीब 3,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर के बीच में करीब करीब एक्सोस्फीयर का भी कुछ हिस्सा को कंसीडर किया जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कि एक्सोस्फीयर मैग्नेटोस्फीयर का भी हिस्सा हो सकता है, फिर भी आप अलग से याद रखिएगा। मैग्नेटोस्फीयर में होता क्या है, चार्ज पार्टिकल्स को पूरा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा एक तरह से तैयार किया जाता है, तैयार हो जाता है जिस रीजन में, उस रीजन को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। मतलब सीधी बात है, मैग्नेटिक फील्ड जिस परत में पाया जाता है वह मैग्नेटोस्फीयर है। जो टॉपिक है वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। सौर ऊष्मा ऊर्जा का पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रैपिंग ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। यह देखा गया है कि इंफ्रारेड जो किरण होती हैं की तरंग
लंबाई वेवलेंथ होता है उस वस्तु के तापमान के विलोमानुपाती होता है जो इन किरणों को उत्सर्जित करती है। अतः गर्म वस्तु का तापमान कम होने से उससे उत्सर्जित इंफ्रारेड किरणों की तरंग लंबाई अधिक होती है। सौर ऊष्मा किरण की बहुत कम तरंग लंबाई इंफ्रारेड वाले होते हैं। इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचते हैं तो विकिरण तापमान को दिन में बढ़ा देते हैं और रात्रि के समय सूर्य बहुत कम मात्रा में उसकी रोशनी पहुंचती है तो तापमान क्या होता है, वो लोग विकिरित करने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है, ऊष्मा विकिरण की तरंग लंबाई जो होती है, वेवलेंथ होती है, बहुत अधिक होती है। अधिक तरंग लंबाई की ऊष्मा विकिरण आसानी से वायुमंडल से पार नहीं की जा सकती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या बादल अच्छे परावर्तक के रूप में कार्य करते हैं। इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, ये सब गैस क्या करते हैं, इस ऊष्मा को, सूर्य के जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रैप करने के कारण से क्या होता है, ये बाहर निकलने नहीं देते हैं। इस कारण से टेम्परेचर जो हो गया वो बढ़ जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको आप समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक घटना है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के समीप के वायुमंडल का औसत तापक्रम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? पृथ्वी विकिरण द्वारा जो ऊष्मा छोड़ती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है, अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण अधिक होने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया जिसके फलस्वरूप क्या होगा, पृथ्वी और उसके समीप का वायुमंडल का तापमान को बढ़ा देता है। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो कारक है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बढ़ना ही है। अब इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं आप देखिए। ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल का तापमान बढ़ गया जिसके कारण से पृथ्वी अत्यधिक गर्म और शुष्क हो जाती है, पेड़ पौधे को नुकसान या जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है जिसके कारण से जो पोलर कैप्स पे बर्फ़ होते हैं वह पिघलने लगते हैं, नदियों में पानी बढ़ जाता है, पानी की सतह बढ़ जाती है। इसके कारण से समुद्रीय किनारों पर, तटीय क्षेत्र पर जो द्वीप हैं उसमें पानी बढ़ने से क्या होता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया जिसके कारण से जो द्वीप हैं वो जलमग्न होने लगते हैं, तटीय क्षेत्र भी डूबने लगते हैं, है ना। ये दिक्कत हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है? बस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, मोटर गाड़ियों में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कम कीजिए, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कीजिए, रिन्यूएबल स्रोत जो हैं एनर्जीज़ के उसको यूज़ कीजिए, पावर, न्यूक्लियर पावर जो है उसको बढ़ावा दीजिए। इन सारे टॉपिक्स, जिन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने के लिए सोचे थे, वायुमंडल की परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप इन सारे टॉपिक्स पर क्लियर हो गए होंगे। तो भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि किस जगह पे आपको दिक्कत हो रही है तो मैं समझा पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।